एक प्रस्तावना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र राज्य समुदाय के संगठन का विकास स्पष्ट और व्यापक हो गया था। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी, उसी प्रकार पारस्परिक सहयोग के लिए उन्होंने परस्पर संबंध और संस्थाओं की स्थापना की। वर्तमान समय में अधिकाधिक राज्य और उनके लोगों को पारस्परिक निर्भरता का और अपनी आवश्यकताएं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय सहयोग स्थापना की आवश्यकता का एहसास हुआ है। इस कारण क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक विशेष विचारधारा का विकास हुआ है। क्षेत्रीय संगठन की यह विचारधारा अति विशिष्ट महत्वपूर्ण है। यह विशिष्ट इस अर्थ में है कि एक तरफ तो विश्व राजनीति में प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी तरफ प्रभुसत्ता संपन्न राज्य विकास के लिए सामूहिक कार्य करने हेतु पारस्परिक संबंध स्थापित करने और कई अधिकारों के बारे में समझौता करने की इच्छा रखते रहे। इसके परिणामस्वरूप नए राज्यों का उदय तथा पर्याप्त संख्या में सार्वभौमिक संस्थाओं तथा क्षेत्रीय कार्य संगठनों का विकास हुआ है। सार्वभौमिक संस्थाएं विश्व शांति, समृद्धि तथा विकास के लिए सार्वभौमिक सहयोग करने का तथा क्षेत्रीय कार्य संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के कार्य करने में लगे रहे। इस प्रक्रिया से राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विचारधारा से राज्यों के स्वरूप, उनकी कार्यप्रणाली तथा भूमिका में कई परिवर्तन हमारे समक्ष आए। 8.2 परिभाषा। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ है ऐसे छोटे छोटे गैर राजनीतिक सहयोगी संगठनों का विकास करना जो आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रभावी ढंग से स्थापित किए जाते हैं। ये ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिनमें राज्य अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को जोखिम में डाले बिना पारस्परिक सहयोगी संस्थागत संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रीय कार्य संगठनों के पारस्परिक लाभ का आधार इन क्षेत्रों में विकास के वांछित उद्देश्य प्राप्त करने का उपयोगी तरीके अपनाना, ऐसी सोच के प्रति बड़े एहसास ने क्षेत्रीय संगठन के प्रति एक निश्चित विचारधारा को जन्म दिया है। इतिहास के आधुनिक काल में प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की संकल्पना एवं वास्तविक स्थापना राष्ट्र परिवार का निर्माण हुआ है। ऐसे में संगठन, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमन की विचारधारा ने नया स्वरूप ग्रहण किया है और यह एक बड़ी आवश्यकता भी बन गई है। क्षेत्रीय संगठन को अंतर्राज्य संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह आधुनिक बहुराज्य व्यवस्था का एक सहायक उपाय है। अपने सर्वाधिक तात्विक रूप में यह शब्द घटक सहयोग करने वाले राज्यों में एक समान उद्देश्य और संस्थाओं में वृद्धि करना तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लागू करना, ये दोनों व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय संगठन का अर्थ राष्ट्र राज्यों के संगठन की तरफ और या उसके लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्र राज्यों का समूह परस्पर संस्थागत सहयोग स्थापित करता है। इन राष्ट्र राज्यों द्वारा अपने संबंधों का निर्वाह करने के लिए स्थापित ये संगठित संस्थाएं या तंत्र प्रणालियों भी क्षेत्रीय संगठन के एक हिस्से का निर्माण करती हैं। ये संस्थागत तंत्र प्रणालियां नीतियों और कार्यों में सहयोगी निर्णय करने का साधन प्रदान करती हैं। प्रत्येक संगठित संस्था प्रत्येक सदस्य को समग्र में मिला देती है, उनके आंतरिक संबंधों को विनियमित करती है तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करती है। संपूर्ण व्यवस्था की प्रत्येक इकाई के उचित स्थान को स्वीकार करते हुए और उसका सम्मान करते हुए संगठित संस्था न केवल स्थिरता बनाए रखती है, अपितु विकास के लिए सहयोग भी प्रदान करती है। 8.3 संगठन के विभिन्न दृष्टिकोण। क्षेत्रीय संगठन के वरीय पद्धतियों और दृष्टिकोणों के बारे में 3 विभिन्न प्रकार की विचार योजनाएं हैं। संघीय विचार संप्रदाय संगठन को वैधानिक रूप से एक संस्थागत अर्थ में ग्रहण करता है। यह समूह संगठन पर एक प्रक्रिया की अपेक्षा एक लक्ष्य परिणाम के रूप में विचार करता है। यह इसे प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की राजनीतिक एकता के अर्थ में प्रस्तुत करता है। विश्व संघ के समर्थक इस विचारधारा के पक्ष से संबंधित हैं। क्षेत्रीय संगठन का संप्रेषण रूप संप्रेषण सिद्धांतवादी जैसे कार्ल डब्ल्यू ड्यूच संगठन को अंतर्राष्ट्रीय पराराष्ट्रीय आदान प्रदान की ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जो अंतः सुरक्षा समुदाय या एक संगठित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के विकास की ओर ले जा सकती है और लेकर भी जाएगी। क्षेत्रीय संगठन का नव कार्य सिद्धांतवादियों का विचार का तीसरा संप्रदाय नव कार्य सिद्धांतवादियों का है। वे संगठन को एक प्रक्रिया तथा एक परिणाम दोनों के रूप में देखते हैं। वे सहयोगी निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर जोर देने को प्राथमिकता देते हैं, जो संगठन का प्रामाणिक चिन्ह भी है। ये तीनों विचारधाराएं क्षेत्रीय संगठन की संकल्पना को एक विशिष्ट पक्ष का द्योतक है। क्षेत्रीय संगठन में संगठन प्रक्रिया, सहयोगी संबंधों को बनाने वाली संस्थाएं तथा इन सभी संस्थाओं और उनके कार्यों के पीछे रहने वाली सहयोगी निर्णय निर्माण प्रक्रिया शामिल है। इसे राष्ट्र राज्यों की शांतिपूर्ण और स्वेच्छा से क्षेत्रीय, महाद्वीपीय और सार्वभौमिक रूप से संगठित संस्थाओं या एसोसिएशनों या एजेंसियों के समीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 8.4 राज्य पर क्षेत्रीय संगठन का प्रभाव। क्षेत्रीय संगठन के बढ़ते प्रभाव का राज्य के स्वरूप, उसके कार्यों तथा कार्यप्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह राज्य की प्रभुसत्ता का कहां तक क्षय करता है? क्या राज्य अपने मूल दायित्वों को पूरा करने के लिए अखंड है या उसने इन महत्वपूर्ण तथ्यों की कुछ विशेषताओं पर समझौता किया है? आइए हम इन प्रश्नों की समीक्षा करते हैं। एक राज्य के स्वरूप और उसके कार्यों पर प्रभाव। मूल संगठन का राज्य के स्वरूप और कार्यों पर प्रभाव पड़ने के प्रश्नों को देखने से पूर्व यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक राज्य का गठन बटा संगठन कैसे होता है। पामेर और पार्विन्स के अनुसार क्षेत्र अनिवार्यतः एक भूमि होती है जो 3 या अधिक राज्यों की सीमाओं से घिरी हुई होती है। ये राज्य अपने एक समान हितों तथा भौगोलिकता के कारण परस्पर संबद्ध होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये राज्य संलग्न हो या एक ही महाद्वीप में हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्र का एक भौगोलिक क्षेत्र या इकाई होना आवश्यक नहीं है। क्षेत्र की संकल्पना भूमि, सेना, राजनीतिक समूह या आर्थिक समूह या पराराष्ट्रीय इकाई के रूप में की जा सकती है। एक क्षेत्र के राज्यों को या समान आवश्यकताओं या किसी विषय, समस्या या लक्ष्य के बारे में एक समान अनुभवों वाले तथा अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों की दृष्टि से राज्यों को संगठित करने की संकल्पना को क्षेत्रीयता की संकल्पना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्षेत्रीयता की संकल्पना के अंतर्गत संगठित किसी संगठन को क्षेत्रीय संगठन कहा जा सकता है। क्षेत्रीय संगठन पर आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में एक समान राजनीतिक, सैन्य या आर्थिक कार्य करने वाले 2 या अधिक राज्यों के बीच दीर्घकालीन समझौते का परिणाम होती है।
इसमें शर्त यह होती है कि प्रतिबद्धताएं एक निश्चित क्षेत्र और विशिष्ट राज्यों तक सीमित हों। ऐसी प्रणाली या व्यवस्था निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के कई देशों के समूह में स्थायी किस्म के संगठनों द्वारा आगे बढ़ाई जाती है। इसका कारण उन देशों की निकटता, हितों या सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक या आध्यात्मिक घनिष्ठता होती है, जिसके लिए वे अपने बीच उठ सकने वाले किसी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने तथा अपने क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने तथा अपने हितों की सुरक्षा एवं आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के विकास की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्रीय व्यवस्था में आय भौगोलिक तथ्य नितांत आवश्यक तत्व नहीं होता। 2 जैसे राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने का विचार होता है, जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के द्वारा परस्पर संबद्ध है। 3 ऐसी व्यवस्था एक या अनेक उद्देश्यों के साथ सैनिक या आर्थिक या राजनीतिक हो सकती है। ऐसी अवस्था में जहां स्वयं राज्य एक क्षेत्रीय समझौता करने में भागीदार है, तो प्रश्न उठता है कि इसका राज्य के स्वरूप और कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर केवल सकारात्मक ही हो सकता है, अर्थात ऐसी व्यवस्था उनकी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को संकट में नहीं डालती। इतिहास के आधुनिक काल में राष्ट्र परिवार बनाने वाली प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की संकल्पना और वास्तविक स्थापना के साथ संगठन, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विनियम की प्रवृत्ति ने महत्वपूर्ण आवश्यकता का रूप ग्रहण कर लिया है तथा यह किसी भी रूप में राज्य के मूल स्वरूप और उसके कार्यों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालती। चूंकि यह प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र राज्यों की शांति और एकीकरण की आत्म इच्छित प्रक्रिया है, अतः यह राज्यों की अपनी पहचान बनाए रखने में सुरक्षा प्रदान करती है तथा साथ ही राज्य का स्वरूप एवं उसके कार्यों को किसी भी तरह प्रभावित किए बिना संगठन और सहयोग के लाभ भी प्रदान करती है। दो प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय दायित्वों पर प्रभाव। आज राजनीतिज्ञों से यह घिसापिटा जवाब सुनने को मिलता है कि वे किसी राष्ट्र राज्य को निर्धारित करने वाले अनेक घटकों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें किसी राज्य के लिए कोई विशिष्ट राष्ट्रीय नीति का पालन करना सीमित या असंभव कर देती हैं। यदि इन दावों की सच्चाई को एक क्षण के लिए छोड़ भी दे तो हमें वैध प्रभुसत्ता और वास्तविक प्रभुसत्ता में पहले प्रस्तुत किए गए अंतर या हम कह सकते हैं कि प्रभुसत्ता और स्वायत्तता के बीच के अंतर को याद रखना उपयोगी होगा। यह अंतर कभी कभी राज्य द्वारा वैध प्रभुसत्ता के अभाव में हमारी समस्याओं को राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता समाप्त होने पर पैदा होने वाली समस्याओं से अलग करने के लिए किया जाता है। आगे हम जांच करेंगे कि क्षेत्रीय संगठन और उससे पैदा होने वाले दायित्व कहां तक राज्य की प्रभुसत्ता को क्षय करते हैं, जैसा कि वैधानिक अर्थ में या स्वायत्तता समाप्त होने के अर्थ में समझा जाता है। प्रमुख शक्तियों और शक्तिशाली गुटों से युक्त राज्यों की भूमंडलीय व्यवस्था के विकास के साथ अनेक क्षेत्रीय संगठनों के प्रादुर्भाव से उनका संचालन कभी कभी राज्य के अधिकार और अखंडता को कम कर देता है। विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर सोवियत संघ के आधिपत्य से और फिर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के गठबंधन तथा वार्सा पैक्ट के कारण अनेक राष्ट्रों के लिए स्पष्ट निर्णय लेना कठिन हो गया है। किसी राज्य की विशिष्ट विदेश नीतियां अपनाने, कुछ सामरिक विषयों पर जोर देने, वैकल्पिक सैन्य तकनीकों में से चुनाव करने तथा अपने बड़े क्षेत्र में स्थित किसी शस्त्र प्रणाली को नियंत्रित करने की क्षमता शक्ति संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उसकी हैसियत के कारण प्रतिबंधित हो जाती है। इस तथ्य को उद्घटित करने के लिए नाटो का उदाहरण देखिए। नाटो की चिंता सामूहिक सुरक्षा की है, जिसने एक तरफ तो प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का संगठन बनाए रखने जो सिद्धांततः किसी सदस्य राज्य को उचित निर्णय होने पर कार्रवाई नहीं करने देता, और दूसरी तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकसित कर रहा है जो यदि वैधानिक नहीं है तो भी अपने तर्क और निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करने के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचता है। एक राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता आवश्यक है और एक बार इसका निर्णय हो जाए तो यह क्षेत्रीय संगठन में शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसी प्रतिबद्धता के बिना भी राज्य की प्रभुसत्ता एवं स्वायत्तता को सीमित एवं नियंत्रित किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रीय नीतिगत ढांचे में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय नीतियों के संगठन वाले क्षेत्रीय संगठन के दैनिक कार्यों पर लागू होता है। इस प्रकार क्षेत्रीय दायित्व स्वतः ही राज्य की स्वायत्तता को सीमित कर देते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय संगठन पर आधारित ऐसी व्यवस्थाएं अनौपचारिक लेकिन अधिकार में संपूर्ण उच्च सरकारी कार्मिकों का नेटवर्क स्थापित करने या दायित्व और नियंत्रण की राष्ट्रीय तंत्र प्रणाली से निगरानी करने में कठिन साझेदारी की स्थापना करती हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य कई बार दुर्लभ संसाधनों, शस्त्र समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय हैसियत प्राप्त करने और राष्ट्रीय प्रगति के अन्य साधनों की प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिद्वंद्वी भी बन जाते हैं। कई बार प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान करते हुए अपने निर्णय निर्माण पर जोर देने तथा प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की क्षेत्रीय संस्थाओं का सदस्य होने पर ऐसी संस्थाओं की अपेक्षाओं के बीच ऐसे राष्ट्र की प्रभुसत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए हम यूरोपीय समुदाय का उदाहरण देते हैं। यूरोपीय समुदाय के सदस्य राज्य अपने राज्य की परिधि में अब अकेले ही शक्ति के केंद्र नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किसी यूरोपीय राज्य के संदर्भ में विचार किया जाए तो यूरोपीय समुदाय के भी अधिकार सीमित हैं। जैसे समुदाय अपने आप सेना, पुलिस बल और प्रत्यक्ष कानून लागू करने वाली अन्य संस्थाओं के अधिकार ग्रहण नहीं कर सकता। समुदाय अपने अधिकार सदस्य राज्यों द्वारा प्रभुसत्ता के स्वेच्छया समर्पण से प्राप्त करता है। यह समर्पण एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले 3 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका को तथा दूसरी तरफ जापानी अर्थव्यवस्था की प्रगति से उत्पन्न चुनौती के प्रति है। हॉफमैन ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है। आज राष्ट्र राज्य जीवित है तो भी इसकी कुछ शक्ति दूसरों के साथ सम्मिलित हो गई है और प्रत्यक्षतः प्रभुसत्ता के कुछ निर्णय महत्वपूर्ण रूप से बाधित हैं या वे दूसरों के निर्णयों के द्वारा अथवा किसी के भी नियंत्रण से बाहर आर्थिक प्रवृत्तियों के द्वारा प्रभावहीन बना दिए जाते हैं। यूरोपीय समुदाय कुछ भावी स्थितियां बनाने और अनेक प्रकार के प्रतिफल प्रदान करने वाले राज्य को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। यह अपने देश में और विदेश में कार्य करने की राष्ट्र राज्य की क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। संक्षेप में, वैध प्रभुसत्ता का विचार विशेषतः दंडात्मक अधिकारों का प्रयोग करने में राज्य की क्षमता के बारे में अक्षुण्ण रहता है। फिर भी राज्यों का संचालन हमेशा ही एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जो उनकी स्वायत्तता को सीमित और प्रभुसत्ता का उल्लंघन करती है। प्रभुसत्ता की उन परंपराओं की स्पष्टता को कम करती है जो एक हॉब्स से और दूसरी तरफ रूसों के अनुरूप है। ये प्रभुसत्ता के राजनीतिक अधिकार का असीम और अविभाज्य के रूप में व्याख्या करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि प्रभुसत्ता जैसी की संकल्पना है को विश्लेषणात्मक और आदर्श शक्ति अंतिम निर्णय लेने और निश्चित समुदाय में कानून बनाने और लागू करने की वैधानिक क्षमता के रूप में रखा जाए तो इस पर अनेक
8.5 क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप। विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में क्षेत्रीय संगठन की संकल्पना के साथ कई प्रयोग किए गए हैं और इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में, जिसे यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है, क्षेत्रीय संगठन के मुख्यतः सर्वाधिक सफल स्वरूप से आरंभ होकर हमारे पास अनेक स्वरूप हैं। इस प्रकार विश्व के प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रीय संगठन का लगभग एक ऐसा स्वरूप स्थित है। विश्व के विभिन्न भागों में राज्यों के क्षेत्रीय संगठन के सर्वाधिक सफल और प्रसिद्ध उदाहरण नीचे दिए गए हैं। 5.1 पश्चिमी यूरोप का संगठन यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन संगठन की संकल्पना अत्यधिक सफलतापूर्वक एवं फलदायक रूप से पश्चिमी यूरोप में आजमाई जा चुकी है। अपने आर्थिक और औद्योगिक नीतियों और निर्णयों के संगठित, संस्थागत और व्यवस्थित सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के राज्यों ने सफलतापूर्वक न केवल 1914 से 45 के बीच में हुई भारी क्षति को न केवल सफलतापूर्वक पूरा किया है, अपितु अपनी अर्थव्यवस्था का भी भरपूर विकास किया है। पश्चिमी यूरोपीय संगठन विशेषतः पश्चिमी यूरोपीय राज्यों के आर्थिक संगठन ने शेष विश्व के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आय पश्चिमी यूरोपीय संगठन का स्वरूप एवं संस्थाएं पश्चिमी यूरोपीय संगठन के त्रिआयामी क्षेत्र रहे हैं, राजनीतिक, सैन्य एवं आर्थिक, फिर भी वास्तव में आर्थिक संगठन ही खरा उतरा है और उसने एक समुदाय के रूप में पश्चिमी यूरोपीय अब राज्यों की सहायता की है। आइए हम राजनीतिक और सैन्य संगठन की संक्षिप्त जांच करें और पश्चिमी यूरोप के आर्थिक संगठन की विस्तृत चर्चा के साथ इसको समझें। पश्चिमी यूरोप का राजनीतिक संगठन शक्ति क्षति के कारण यूरोप में शक्ति शून्य की स्थिति हो गई थी, जिससे महाद्वीप के सभी राज्य पीड़ित थे। इसलिए यूरोपीय राज्य के नेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पूर्व शक्ति केंद्र में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने आरंभ किए गए। सोवियत संघ यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के प्रयासों के विरुद्ध एक प्रभावशाली उपाय के रूप में यूरोप के नेताओं के लिए राजनीतिक संगठन की बात सोचना अनिवार्य हो गया था। सोवियत संघ द्वारा पश्चिमी यूरोपीय राज्यों को समाजवादी व्यवस्था में बदलने की सफलता ने उन्हें सोवियत संघ की कठपुतली बना दिया था, जिससे वे स्वेच्छा और समान साझे राजनीतिक संगठन के माध्यम से अपनी पहचान सुरक्षित रखने की आवश्यकता की पूर्ति और अधिक सचेत हो गए थे। यूरोप संघबद्ध हो या नष्ट हो का विचार पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में काफी लोकप्रिय विचारधारा थी। आरंभ हुए अनेक आंदोलन यूरोपीय एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियों के सहयोग से यूरोपीय एकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया। 1948 में हैंग में इस समिति का एक सम्मेलन हुआ तथा ब्रुसेल्स ताकतों ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को यूरोपीय एकता और यूरोपीय सभा स्थापित करने का कार्य करने को कहा गया। अनुवर्ती कार्य के द्वारा यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। यूरोपीय परिषद 1949 ब्रुसेल्स शक्तियों के राजनेताओं की लंबी चर्चा के बाद सदस्य राज्यों की नीतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए बनाए गए एक अंतः सरकारी संगठन के रूप में यूरोपीय परिषद स्थापित करने पर सहमति हुई। मार्च 1949 में यूरोपीय परिषद का संविधान बनाने के लिए 10 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों, ब्रुसेल्स ताकतें तथा साथ में डेनमार्क, आयरलैंड, इटली, नॉर्वे तथा स्वीडन का सम्मेलन हुआ। 5 मई 1949 को इन 10 राष्ट्रों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किए तथा यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। बाद में 1950 में तुर्की और यूनान, 1951 में आइसलैंड और पश्चिमी जर्मनी, 1956 में ऑस्ट्रेलिया तथा 1961 में साइप्रस इस परिषद के सदस्य बन गए तथा इसे पश्चिमी यूरोपीय राज्यों की व्यापक प्रतिनिधि संस्था बना दिया। परिषद के उद्देश्यों और लक्ष्यों में पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि रक्षा से संबंधित मामले परिषद के कार्यक्षेत्र में नहीं आते। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य विरासत, उनके आदर्शों और सिद्धांतों की सुरक्षा और अनुभव के लिए इसके सदस्यों में गहन एकता स्थापित करना तथा उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना था। यह उद्देश्य सामान्य विषयों पर चर्चा करने तथा आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, वैधानिक और प्रशासनिक मामलों में समझौते और साझी कार्रवाई के द्वारा तथा मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बनाए रखने तथा लागू करने के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। यद्यपि यूरोपीय परिषद की कार्यप्रणाली अपने मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक एकता की दिशा में वांछित परिणाम प्रस्तुत करने में असफल रही। पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा सैन्य संगठन अपनी रक्षा सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पश्चिम यूरोपीय राज्यों ने कई औपचारिक सुरक्षा प्रबंध या संगठनों की स्थापना का निर्णय लिया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: उनके संधि 1947, ब्रुसेल्स संधि 1948, उत्तर एटलांटिक संधि संगठन नाटो 1949, यूरोपीय सुरक्षा समुदाय यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी ईडीसी 1952, पश्चिमी यूरोपीय संघ वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन WTO 1955। ये सभी संस्थाएं पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा संकल्पना को बढ़ावा देने में व्यस्त थे। पश्चिमी यूरोप का आर्थिक संगठन युद्ध के बाद सर्वाधिक आश्चर्यजनक सफल विकास था पश्चिमी यूरोप का आर्थिक संगठन। कई सुसंगठित आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय राज्य ने अत्यधिक सफलतापूर्वक अपनी आर्थिक विकास आवश्यकताएं एवं कार्यक्रमों को पूरा किया। निम्नलिखित संस्थाओं ने शीघ्र आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं विकास करने में पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापक सहायता की। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन OEC मूलतः ऐसे देशों के बीच सलाह को बढ़ावा देने में लगा था। चूरी आर्थिक सहयोग विशेषतः व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और श्रम संचालन के मामलों के लिए उपायों पर विचार करने तथा आवश्यक तंत्र प्रणाली स्थापित करना चाहते थे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD को 3 मुख्य कार्य सौंपे गए। सदस्य देशों में उच्चतम आर्थिक प्रगति और रोजगार तथा जीवन स्तर को बढ़ाना। सदस्य राष्ट्रों की तरह आर्थिक विकास प्रक्रिया में गैर सदस्य देशों के महत्वपूर्ण आर्थिक विकास में योगदान करना। और विश्व विश्व व्यापार विस्तार के लिए कार्य करना। बेनिलक्स देशों बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग के आर्थिक संगठन के लिए उपयोगी साधन रहा हो। इसने इन 3 देशों में आर्थिक विकास और राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूरोपीय समुदाय मुख्यतः 3 समुदायों से मिलकर बना है, जो हैं यूरोपीय कोयल और इस्पात समुदाय द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ECAC तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय कॉमन मार्केट द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और द यूरोपियन कॉमन मार्केट EEC और ECM तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय यूरोपियन एटमिक एनर्जी कम्युनिटी यूरेटम। 1967 तक इन समुदायों की स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना थी, लेकिन इसके बाद में यूरोपीय आयोग यह यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि यूरोपीय संघ का कई वर्षों बाद एक संगठित आर्थिक आधार के साथ विकसित आर्थिक समुदाय के रूप में उदय हुआ।
अब इसकी एक ही मुद्रा यूरो और एक ही बैंकिंग यूनियन है। यह यूरोपीय समुदाय के विद्यमान आर्थिक संगठन के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन संपूरक बनने का भी प्रयास कर रहा है। आज तक यूरोपीय संघ क्षेत्रीय संगठन का सर्वोत्तम उदाहरण 5.2 मध्य पूर्व और अरब देशों का संगठन अरब लीग। अरब लीग को सर्वाधिक व्यापक गैर पश्चिमी क्षेत्रीय संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई, तब मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन ने इसकी स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। बाद में अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सूडान तथा यूनीशिया भी इसमें शामिल हो गए। जैसा कि अरब राज्यों की लीग के समझौते में कहा गया है कि अरब लीग के प्राथमिक उद्देश्य सदस्य राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करना, उनके बीच सहयोग स्थापित करने के लिए उनकी नीतियों में समन्वय करना तथा उनकी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखना है। समझौते में सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक और वित्तीय मामलों, संचार, सांस्कृतिक मामलों, राष्ट्रीयता और संबंधित मामलों, सामाजिक मामलों तथा स्वास्थ्य समस्याओं में सहयोग को विशेष रूप से उद्धृत किया गया है। अपनी स्थापना से ही अरब लीग ने सदस्यों के बीच तथा विश्व के अन्य देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सदस्य राज्यों के बीच कई महत्वपूर्ण आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग के समझौते किए हैं तथा उन्हें पूरे किए हैं। यह अरबों की एकता बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसने 1986 में लीबिया पर संयुक्त राज्य के आक्रमण के समय अपनी एकता प्रकट की। फिर भी आज तक यह अरबों की एकता को घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। फिर भी यह क्षेत्रीय संगठन का एक स्वीकृत मामला है। 5.3 अफ्रीकी राज्यों का संगठन अफ्रीकी एकता का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU। अफ्रीकी एकता संगठन अफ्रीका में क्षेत्रीय संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक उदाहरण है। इसका घोषणापत्र मई 1963 में 30 अफ्रीकी राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों एवं विदेश मंत्रियों की अदीस अबाबा में हुए सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। मूलतः इसके 32 सदस्य थे, लेकिन आज इसकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। अफ्रीकी एकता संगठन के घोषणापत्र के अनुसार संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषणापत्र सदस्य राज्यों थे एकता और प्रभुसत्ता में वृद्धि करने के अलावा उनकी प्रभुसत्ता क्षेत्रीय संगठन और से अपनी नीतियों में समन्वय और सामंजस्य की मांग करता है। अफ्रीका से उपनिवेशवाद के सभी रूपों का उन्मूलन करना तथा संयुक्त राष्ट्र तथा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इस संगठन के अन्य उद्देश्य। वास्तव में अफ्रीकी एकता संगठन एक अफ्रीकी संगठन है जो इसके सदस्यों के हितों में वृद्धि करने के लिए बनाया गया है। चूंकि इसके अधिकतर सदस्य अफ्रीकी राज्य हैं, अतः इसे महाद्वीपीय क्षेत्रीय संगठन कहा जा सकता है। यद्यपि अफ्रीकी राज्यों का इसके उद्देश्यों को पूरा समर्थन प्राप्त है, तो भी यह संगठन मजबूत, संगठित और दक्ष क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में कार्य करने में असफल रहा है। वास्तव में यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की एक कमजोर संस्था बनकर रह गया। इसने सीमित कार्य किए हैं तथा सदस्यों के बीच निरंतर राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वता के कारण यह कमजोर रहा है। लेकिन इसके साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि अफ्रीकी एकता संगठन ने अफ्रीकी राज्यों को उपनिवेशवाद के विरुद्ध एवं पारस्परिक विकास के लिए अफ्रीकी एकता तथा संगठनात्मकता की आवश्यकता से अच्छी तरह अवगत करा दिया। इसने अफ्रीकी राज्यों को कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषयों और समस्याओं के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में एक इकाई की तरह व्यवहार करने के लिए सफलतापूर्वक तैयार कर दिया। 5.4 अमेरिकी राज्यों का संगठन अमेरिकी राज्यों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS। 3 मौलिक कारणों से अमेरिकी राज्यों के संगठन की तरफ विशेष ध्यान जाता है। पहला यह है कि यह क्षेत्रीय संगठन का विद्यमान सबसे अधिक प्राचीन एवं बृहत्तम उदाहरण है। दूसरा, इसकी संरचना अधिक राष्ट्रीय नहीं अपितु संघीय है। इसलिए यह व्यवस्था बदलते समय के अनुसार विकसित एवं परिवर्तित होती रही है। अमेरिकी राज्यों के संगठन की उत्पत्ति पीछे 1889 में ढूंढा जा सकता है, जब प्रथम पैन अमेरिकी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब से और विशेषतः 1948 से अमेरिकी राज्यों के संगठन धीरे धीरे विकसित होते होते क्षेत्रीय संगठन का व्यापक उदाहरण बन गया। इसके संचालन का क्षेत्र अमेरिकी महाद्वीप तक सीमित है। अमेरिकी राज्यों के संगठन के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ क्षेत्र में शांति और स्थिरता की सामूहिक सुरक्षा देने के लिए भी कार्य करता है। इसका दायित्व अंततः अमेरिकी विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझने का है। यह संगठन इस सिद्धांत के आधार पर क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का संचालन भी करता है कि किसी भी अमेरिकी राज्य पर किया गया शस्त्र आक्रमण सभी अमेरिकी राज्यों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और इस प्रकार अमेरिकी राज्यों के संगठन के सभी राज्य इसमें हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राज्यों के संगठन अमेरिकी राज्यों में क्षेत्रीय संगठन लागू करने का प्रभावशाली साधन रहा है। इसने सदस्य राज्यों को अपने पारस्परिक विवाद शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने में सहायता प्रदान की है। यह सदस्यों के लिए आर्थिक विकास और सुरक्षा का एक साधन रहा है। इसकी कार्यप्रणाली में संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 5.5 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्यों का संगठन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य समझौता, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स पैक्ट एंड ZUS। 5 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्यों का संगठन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य समझौता, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स पैक्ट एंड ZUS। 1951 क्षेत्रीय संगठन का यह एक और मामला है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सामूहिक सुरक्षा तथा प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति रखने के लिए अपने सामूहिक प्रयत्नों के समन्वय हेतु 1951 में अमेरिका के साथ समझौता किया। संधि के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक पक्ष यह मानता है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में किसी भी सदस्य पर किया गया शस्त्र हमला इसकी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा होगा। इसमें घोषणा है कि इसकी संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार इसे साझा खतरा मानकर इससे निपटा जाएगा। किसी एक राज्य पर शस्त्र आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा और सामूहिक फौज द्वारा मुकाबला किया जाएगा। मुख्यतः यह एक रक्षात्मक प्रबंध था जिसके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत महासागर क्षेत्र में कम्युनिस्ट खतरे का सामना करना चाहता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मानना था कि यह पुनः उन्नत एवं शस्त्र युक्त जापान के हमले की संभावना को रोकेगा।
5.6 एशियाई महाद्वीप में संगठन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की एसोसिएशन आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस ASEAN तथा क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की एसोसिएशन आसियान, वियतनाम में संकट, वियतनाम में संयुक्त राज्य की साम्राज्यवादी भूमिका, कंपुचिया, इंडोनेशिया, लाओस और बर्मा में राजनीतिक संकट तथा पारस्परिक प्रयासों के माध्यम से विकास की आवश्यकता के अनुभव ने एक क्षेत्रीय आर्थिक एसोसिएशन स्थापित करने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को प्रेरित किया। 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम और जुलाई 1997 में लाओस तथा म्यांमार इसमें शामिल हुए तथा 1999 कंपुचिया आसियान में शामिल हुआ। भारत, जापान और चीन आसियान के संवाद सदस्य थे। भारत इस क्षेत्रीय कार्यकारी संगठन का संपूर्ण सदस्य बनना चाहता है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्यों की असैन्य और रक्षा विषयों से असंबद्ध आर्थिक और सांस्कृतिक एसोसिएशन है। यह एक क्षेत्र में गहन एवं संगठित तरीके से आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने में लगा क्षेत्रीय संगठन का सही उदाहरण है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: आय, इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सांस्कृतिक विकास एवं सामाजिक प्रगति करना। 2, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। 3, विभिन्न क्षेत्रों में साझे विषयों के बारे में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। 4, अपनी जनता को प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए परस्पर सहयोग एवं सहायता प्रदान करना। बी, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना। 6, कृषि, व्यापार एवं उद्योग में विकास के लिए सहयोग करना। और 7, एक जैसे उद्देश्य एवं लक्ष्य के लिए विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के बीच निकट एवं लाभदायक सहयोग बनाना। अपने सदस्यों के विकास हेतु सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय एसोसिएशन के रूप में आसियान ने 8 अगस्त 2002 को अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूरे किए हैं। यह अपने सदस्यों के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत एवं संगठित क्षेत्रीय एसोसिएशन के रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रही है। इसने अपने सदस्यों को लगभग 7 से 8% तक आर्थिक विकास दर प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। अब यह दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोचीन क्षेत्रों में विकास के लिए एक गहन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यह बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा एवं भूमंडलीकरण के जमाने में अग्रणी होने और बने रहने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। अब यह वर्ष 2003 तक आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र ASEAN फ्री ट्रेड एरिया FTA बनाने के लिए गहन परिश्रम कर रही है। वास्तव में आसियान क्षेत्रीय संगठन का महत्वपूर्ण उदाहरण सिद्ध हुआ है। वर्तमान में यह सदस्य देशों के बीच विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण, सक्रिय एवं उपयोगी एजेंसी के रूप में विकसित हो रही है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन सार्क। जब एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आसियान फल फूल रहा था, तब लगभग आसियान के अनुरूप दक्षिण एशिया में एक अन्य क्षेत्रीय मंच का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण एशियाई देशों की इस क्षेत्रीय एसोसिएशन को सार्क के नाम से जाना जाता है। दक्षिण क्षेत्रीय के 7 देशों अर्थात भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव देश सदस्यों में आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी या संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आसियान के अनुरूप एक क्षेत्रीय मंच बनाने के लिए संबद्ध हुए। इसके उद्देश्य है: 1, सदस्य देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग का विकास करना। 2, इसने घोषणा की कि कार्य प्रणाली के मार्गदर्शक सिद्धांत प्रभुसत्ता, समानता, स्वतंत्रता, अखंडता और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत के अनुसार होंगे। 3, यह भी कहा गया कि सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे तथा द्विपक्षीय और निरंतर जारी विषयों को इस प्रकार के विचारों से अलग रखा जाएगा। 3, फिर यह भी स्वीकार किया गया कि क्षेत्रीय सहयोग सदस्य राज्यों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को पूरक तथा अनुपूरक होगा। संस्थागत संरचना के बारे में समझौते में कहा गया है कि सभी राज्य प्रमुख या सरकार प्रमुख प्रति वर्ष बैठक करेंगे तथा नीति बनाने, सहयोग की प्रगति की समीक्षा करने, अतिरिक्त तंत्र प्रणाली स्थापित करने तथा सामान्य हितों के मामले निर्धारित करने के लिए सभी सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रियों की परिषद की रचना की जाएगी। मंत्रियों की परिषद की सहायता के लिए सदस्य राज्यों के विदेश सचिवों की एक समिति बनाई जाएगी। यह भी निर्णय किया गया कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, समन्वय, उनकी निगरानी करने के लिए सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की एक तकनीकी समिति तथा 2 से अधिक राज्यों के शामिल होने पर किसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य समिति का भी गठन किया जाएगा। यह भी पुष्टि की गई कि एसोसिएशन के लिए उचित समय पर एक सचिवालय की स्थापना की जाएगी जो इस समय काठमांडू, नेपाल में कार्य कर रहा है। .7 एशिया में प्रशांत महासागर देशों में संगठन एशिया प्रशांत महासागर आर्थिक सहयोग एपेक। क्षेत्रीय संगठन का एक अन्य प्रसिद्ध उदाहरण एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों के 21 देशों वाले एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC मंच को देखा जा सकता है, जिसे प्रशांत महासागरीय रिंग के देशों के रूप में जाना जाता है। कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं जो इस संधि को करने के लिए एकजुट हुई उन्हें एपेक के नाम से जाना जाता है। इसका गठन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री श्री बॉब होक की प्रेरणा से 1989 में हुआ। इसके मूल 12 सदस्य देश थे: संयुक्त राज्य, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। चीन, ताइवान और हांगकांग इसमें 1991 में शामिल हुए। मेक्सिको एवं पपुआ गुआना इसमें 1993 में तथा चिली 1994 में शामिल हुए। बाद में 1998 में रूस, पेरू एवं वियतनाम भी इस मंच के सदस्य बन गए। आरंभ में एपेक मुक्त व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने में लगा रहा। इसने सूचना तकनीक के लिए बाजार को उदार बनाने में सहायता की तथा आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना बनाने का बीड़ा उठाया। एपेक सदस्यों ने एपेक में आर्थिक सहयोग और विकास के लिए नियमों का एक ढांचा बनाने की घोषणा को स्वीकार किया। इसने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करने का भी निर्णय लिया तथा आधारभूत कार्यों में निजी क्षेत्र को शामिल करने का एक ढांचा भी बनाया। इसके बाद इसने यह भी निर्णय लिया कि व्यापारियों की आवाजाही, व्यापक निवेश प्रवाह तथा निवेश सुरक्षा की मजबूती एवं आधारभूत योजना निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए व्यापार क्षेत्र के साथ मिलकर कार्य किया जाए। इस प्रकार एपेक क्षेत्रीय संगठन की ही अभिव्यक्ति नहीं है, अपितु यह विश्व संगठन को बढ़ावा देने और उस पर बल देने के लिए एक प्रभावी समूह भी है। 8.6 क्षेत्रीयवाद और राज्यों को सुदृढ़ बनाना।
ऊपर कुछ क्षेत्रीय समूहों के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रीय संगठन न तो अपने उद्देश्यों में और न ही संरचना में एक समान है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्षेत्रीय संगठन का आधार वे स्थापित राज्य है जो अन्य देशों के साथ समझौते करने एवं लागू करने में सक्षम हैं। हराइल के शब्दों में यह कोई संयोग नहीं है कि क्षेत्रीयता के सर्वाधिक बड़े उदाहरण ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां विभाजन एवं शासन के बारे में कोई संदेह नहीं था। यूरोपीय संघ एक अच्छा उदाहरण है। एक विशिष्ट अधिकारों के साथ एक क्षेत्रीय संस्था की स्थापना के लिए शक्तिशाली देश कुछ प्रभुसत्ता को एकीकृत करते हुए एकत्रित हुए। इसके विपरीत दक्षिण एशिया के देश न तो अपनी शक्ति के बारे में और न ही दूसरे देशों की शक्ति के बारे में निश्चित हैं और अपनी ही समस्याओं से भी ग्रस्त हैं। सार्क प्रयोग में सफल नहीं हुए अपनी प्रभुसत्ता को दूसरे पर लादने को इतना अधिक टूल देने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे की प्रभुसत्ता की क्षति हो। रॉड ह्यूज और मार्टिन हारूप के अनुसार एक विशेष समस्या यह है कि कौन से क्षेत्रीय विकास राष्ट्रीय सरकारों के लिए घरेलू राजनीति में नए आयाम लाने वाली उलझनों को व्यवस्थित करने की कठिनाई है। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। किसी सदस्य देश में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने से समग्र रूप से आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन प्रत्येक राज्य में हानि उठाने वाले तो शिकायत करेंगे और व्यापार में होने वाली सामान्य बढ़ोतरी विशिष्ट प्रकार के रोजगार, व्यापार संघ और उद्योगों को होने वाली क्षति की तुलना में बहुत कम हो सकते हैं। निसंदेह इस समस्या का एक समाधान एक बड़े क्षेत्र से संबंध होने की भावना उत्पन्न कर दिया जा सकता है। जैसे यूरोपीय संघ ने एक यूरोपीय पहचान बनाने के लिए गंभीर प्रयत्न किए जो नए राज्यों में निष्ठाएं पैदा करने के पूर्व राष्ट्रीय निर्माताओं के प्रयत्नों के समान है, तो भी अभी तक क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रों में आगे बढ़ने की भावना का अभाव है। इस प्रकार राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में समूहों या वर्गों की कठिनाइयों को सुलझाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के बावजूद क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। राज्य इससे अपनी प्रभुसत्ता की क्षति देखने की अपेक्षा परस्पर सहयोग और समर्थन के माध्यम से राज्य के शक्तिशाली होने के रूप में देखते हैं।